हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्सविल एंड दिस इज सुरभि। मैंने आप लोगों को मंडे वाली क्लास में ही बता दिया था कि आज हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है कम्युनिटी मैथमेटिक्स। यानी कि सामुदायिक गणित। अब गणित के बारे में तो हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हमने उसका नेचर, उसकी प्रकृति के बारे में बात कर चुके हैं। हम उसके अपने जीवन में जो हमारे मूल्य हैं उस बारे में भी बात कर चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने कितना मर्जी डिस्कस किया हो, अभी तक हमने एक चीज डिस्कस नहीं की है कि कौन से मूल्य किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो गणित की आज हम उसी बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ बहुत नया सीखने को नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको जो हमारे ये मूल्य आए थे, जो मैंने आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में हमने डिस्कस किए थे, उन्हीं मूल्यों पर, उन्हीं वैल्यूज पर हम आज बात करेंगे और उन्हें अलग अलग श्रेणियों में डाल देंगे। अब गणित तो ठीक है, लेकिन ये सामुदायिक कम्युनिटी, इसका क्या मतलब है? कम्युनिटी मैथमेटिक्स, सामुदायिक गणित, ये आपके सिलेबस में गिवन है तो हमें करना तो है ही। लेकिन सामुदायिक कम्युनिटी का मतलब क्या है? यार एक चीज देखो, समुदाय या कम्युनिटी के बारे में जैसे सुनते हो आप, तो आपके मन में सबसे पहली जो चीज समझ में आती है वो आती है ग्रुप, यानी कि समूह। अब इस समूह का क्या मतलब है? समूह तो जानवरों का भी होता है, समूह तो बहुत पक्षियों का भी होता है, किसी भी चीज का हो सकता है। लेकिन जब हम कम्युनिटी या समुदाय की बात करते हैं तब एक्चुअली हम स्पेसिफिकली व्यक्तियों के समूह के बारे में बात कर रहे होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये भी कई तरीके के हो सकते हैं ना, कि आप जेंडर पे बाइफरकेट कर दीजिए कि औरतों का समूह, आदमियों का समूह। आप जाति पाति पे कर दीजिए कि सरदारों का समूह, हिंदुओं का समूह, मुसलमानों का समूह कर सकते हैं। आप देश के हिसाब से कर दीजिए, इंडियन कम्युनिटी, चाइनीज कम्युनिटी, अफ्रीकन कम्युनिटी, कुछ भी। आप ऐसे कॉन्टिनेंट्स के थ्रू, जैसे कि अफ्रीकन कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी, हम कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो ये क्या है? बेसिकली एक समूह, ग्रुप है। इसका मतलब वही वाली बात जो मैंने आपसे कही कि मूल्य तो इंसानों के होते हैं, तो हम मूल्य पर ही बात कर रहे हैं, समूह के। तो हमने क्या किया है, हमने ये, अब हम इसके एज अ होल बात करेंगे कि इंसानों पर ही किस हिसाब से गणित का प्रभाव पड़ता है। जानवर तो सीखते नहीं है ना गणित, उनको तो मतलब नहीं है। उनका दिन कोई ऐसा तो है नहीं सुबह 6 बजे शुरू होगा, वो अलार्म लगा के सोते हैं, ऐसा तो नहीं है। हमारे साथ ही होता है ना कि हाँ भाई, अगर मुझे 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना है तो मुझे 6 बजे उठ के तैयार होना पड़ेगा। ये मेरे साथ है। जानवरों का अपना अलग हिसाब है। सूरज अगर 7 बजे निकलेगा तो जानवर 7 बजे उठेगा। अगर सूरज गर्मियों में 6 बजे, 5 बजे भी उगाएगा तो जानवर उतने बजे उठ जाएगा। लेकिन उसको जाना कहीं नहीं है, उसको रहना वहीं है। तो ये सब जो मूल्य है, हम इस पे फिलहाल इंसानों की ही बात करते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे किस हिसाब से मूल्य हैं। पहला है नैतिक मूल्य और गणित, यानी कि मॉरल वैल्यूज एंड मैथमेटिक्स। नैतिक मूल्य और गणित। आप एक बात बताओ, नैतिक मूल्य कौन से होते हैं इंसान के? एक ऐसे मूल्य जो इंसान को कैरेक्टराइज करते हैं, इंसान को अच्छे या बुरे में विभाजित कर देते हैं। डिसिप्लिन, सबसे पहले तो इंसान का जो सबसे अच्छा नैतिक मूल्य है वो क्या है? इंसान अनुशासित हो, यानी कि डिसिप्लिन्ड हो। तो एक बात बताओ, डिसिप्लिन कहां से आता है? अगर हम अनुशासन की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो ये कहां से आता है? आप खुद बताइए कहां से आता है? टाइम से। और टाइम का बोध हमें कौन कराता है? समय का बोध हमें किस प्रकार होता है? गणित से। तो गणित के थ्रू ही, मैथ्स के थ्रू ही हम अनुशासन को समझ सकते हैं और उसी हिसाब से हमारे अंदर अनुशासन आता है। तो नैतिक मूल्य का विकास हो गया। अगर हमें टाइम समझ में आ गया तो हमें नैतिक मूल्य का विकास एक तरीके से हो गया, अनुशासन का। उसके बाद दूसरी एक और चीज ले लीजिए, ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी।
इंसान का ईमान सबसे ज्यादा कहाँ, किस जगह पे डोलता है? पैसों के मामले में। और पैसों की समझ हमें कैसे आती है? मैथ से, गणित से आती है ना। आप छोटे बच्चे को सिक्के पकड़ा दे तो उसको तो बस छन छन बज रहे होते हैं, वो उसको नोट में इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसे अभी समझ ही नहीं आई। जैसे उसे समझ आ जाती है फिर उसे सिक्के नहीं चाहिए होते। आप लोग आज अपने अपने हिसाब से देख लीजिए। आप लोगों को भी दुकानदार पैसे देता तो अब क्या कहते हैं उसे? भैया प्लीज नोट दे दो, ये चिल्लड़ रख लो। चिल्लड़ होती चिन्नी सी है लेकिन जेब भारी कर देती है खामखा, या वॉलेट में अजीब सा हिसाब किताब कर देती है। तो वो क्या है? ये सब चीजें आपको पैसों का बोध आया, कहां से आया? गणित से। मनी मैटर समझ में आता है। अब एक चीज बताओ, जैसे अगर आप लोगों के पास आप लोगों से कोई लेन देन हुई और आप लोगों ने गलती से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी जो सामने वाले ने भी नहीं देखी, तो आपको नहीं पता चला और आपने सामने वाले को जो पैसे देने थे, सपोज कीजिए आपको मैंने 50 रुपए देने थे, मैंने आपको 200 का नोट दिया, आपने मुझे 100 ही रुपए वापस किए जो मैंने भी नोटिस नहीं किए, और आपने भी नोटिस नहीं किए मतलब गलती से किए, तो आपको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने जान के ऐसा किया होगा तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि आपने ईमानदारी के साथ धोखा किया है अपनी, है ना। तो ये सब चीजें भी कहां से आती है? गणित से आती है। ऐसे कितने ही और मूल्य हैं जो हमें गणित से समझ में आते हैं। लेकिन नैतिक मूल्यों में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे मूल्य हमारे होते हैं। अब आ जाते हैं अगले पे, साइकोलॉजिकल वैल्यूज। नैतिक और साइकोलॉजिकल वैल्यूज में फर्क है, देखिएगा कैसे। साइकोलॉजिकल वैल्यूज एंड मैथमेटिक्स, यानी कि मनोवैज्ञानिक मूल्य एवं गणित। अब मनोवैज्ञानिक मूल्य, ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ ईमानदारी और ऑनेस्टी से हमारी जिंदगी चल जाएगी, सॉरी ईमानदारी और डिसिप्लिन से हमारी जिंदगी चल जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और भी डेवलप करनी पड़ती है अपने जीवन के इस दौड़ में। हमें बहुत सारे मूल्य और बहुत सारी चीजों को हमें डेवलप करते हुए चलना पड़ता है। एक बात सोचो, एक आदमी अनुशासित भी है, एक आदमी ईमानदार भी है, लेकिन अगर उसमें बाकी और कोई गुण ही नहीं है, क्या वो इस जीवन की दौड़ में लंबा खेल पाएगा? नहीं, है ना। तो ऐसे ही है मनोवैज्ञानिक मूल्य। कई सारे मनोवैज्ञानिक मूल्य है, जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आत्मविश्वास कैसे आता है? गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने आपको कई दफा पहले भी ये बात डिस्कस की है कि क्वेश्चंस, गणित में जब आप प्रश्नों का उत्तर ढूंढने निकलते हैं, आपको पता होता है कि आपको एक टॉपिक समझा दिया, उसके ऊपर कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले से कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ता है, अपने अंदर आत्मविश्वास लाना पड़ता है। अगर आपको वो टॉपिक समझ, कंसेप्ट समझ नहीं आया, कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आया, तो आप उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में कितनी बार तो आप छोड़ देते हो, वो टॉपिक छोड़ देते हो। करते हैं ना आप मैथ्स में ऐसा, क्यों? वहां पे कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास। कहीं ना कहीं गणित हमें आत्मविश्वास सिखाता है। दूसरी चीज, यहां पे हम लर्निंग बाय डूइंग, इस पे बहुत फोकस करते हैं, यानी कि खुद करके सीखना। खुद करके सीखने पर हम फोकस्ड होते हैं, हम केंद्र करते हैं, क्यों और कैसे। गणित में एक कंसेप्ट के ऊपर कई तरह के प्रश्न बनते हैं। टीचर आपको एक तरीके का करा सकता है, दो तरीके का करा सकता है, तीसरे चौथे को आपको होमवर्क में दे देगा, आप ट्राई करेंगे, आप इधर एक तरीके से ट्राई करेंगे, तो आपको क्या आएगा? लर्निंग बाय डूइंग। एक तरीके से ये भी कॉन्फिडेंस के अंतर्गत ही आ जाता है कि हाँ, आपको खुद करने का एक आत्मविश्वास देता है। ठीक है, इसके बाद और क्या आता है इसके अंदर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एक तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, अगर एक तरीके से सॉल्व नहीं हुआ समस्या समाधान, तो आप दूसरा तरीका लगाएंगे, तीसरा तरीका लगाएंगे। और ये क्या है? हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब
जब हमारा एक तरीके से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, तीसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, और हमारे अंदर एक और मूल्य, एक और मनोवैज्ञानिक मूल्य का विकास होता है कि अगर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो ऐसा नहीं हम हार मान लें, हम और तरीके ढूंढते हैं। जीवन में भी अपनी आने वाली अनेक प्रॉब्लम्स का, अनेक समस्याओं के लिए हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो एक और मूल्य हो गया हमारा, ये एक मेथड भी है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक शिक्षण विधि भी है और एक मनोवैज्ञानिक मूल्य भी है। ठीक है, और आ जाते हैं क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। कहीं ना कहीं अगर हम खुद करके सीख रहे हैं और अलग अलग तरीके अपना रहे हैं तो हमारी क्रिएटिविटी भी तो बढ़ रही है, हमारी रचनात्मकता भी तो बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ेगी? हम अलग अलग तरीकों से सोचेंगे, हमारी जो थिंकिंग है वो एक सीधी लय में या एक पर्टिकुलर पाथ पे नहीं चलेगी। अब हम अलग अलग तरीके ढूंढेंगे, क्या पता जो आपको तरीका समझ में आया वो दुनिया में किसी को आया ही नहीं। और ये क्रिएटिविटी के थ्रू ही तो हमारे इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। क्या आज से 10 साल पहले जब आप लोग स्कूल में थे, क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि आप लोग घर बैठ के मोबाइल फोन पे क्लास ले लेंगे? कभी सोचा था? 15 साल पहले तो आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि एक मोबाइल फोन पे आप शायद वीडियो वगैरह कुछ ऐसा देख पाए, या वीडियो छोड़िए एक प्रॉपर इतना बड़ा सेटअप भी आप देख पाएंगे। कभी सोचा था? लेकिन ये क्या हुआ, ये क्रिएटिविटी से संभव हो पाया। किसी ने तो सोचा और उसे वो सच्चाई में कर दिखाया। तो यही क्रिएटिविटी है। और जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक मूल्य है वो है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन, इस बारे में तो ऐसा शायद आप में से कोई ही बच्चा होगा जिसने अगर सारी क्लासेस अटेंड की है तो उसको ये तार्किक चिंतन के विषय में नहीं ज्ञात होगा। मैथ से तार्किक चिंतन कैसे आता है ये तो ऑलमोस्ट हमने हर क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रखा है। तो तार्किक चिंतन की बात भी कर लेते हैं कि तार्किक चिंतन भी आ जाता है इसमें। इसमें हम पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, क्यों, कैसे, किस लिए। तो हमारे अंदर तार्किक क्षमता भी विकसित हो जाती है। तो अब हमारे नैतिक मूल्य विकसित हो गए, मनोवैज्ञानिक मूल्य विकसित हो गए। अब हम अपने अगले मूल्य पे आ जाते हैं, अर्निंग लाइवलीहुड, यानी कि जीविका। ये अर्निंग यहां पे ऐसे लिख लीजिए, अर्निंग लाइवलीहुड एंड मैथ्स, यानी कि जीविका जीविकोपार्जन, यानी कि जीविका का उपार्जन हम जो करते हैं। जीविकोपार्जन मतलब जीविका, जो हमारी जीविका का साधन हो। एक बात बताओ, आपने नैतिक मूल्य ले लिए, मनोवैज्ञानिक, कभी आपने कई दफा मूवीज में देखा होगा चोर होते हैं, डाकू होते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरीज होती है कि मैं भी बहुत ईमानदार था बचपन में, मैं भी किसी से झूठ नहीं बोलता था, मैं भी बहुत क्रिएटिव था, लेकिन किसी ने मेरी परवाह नहीं की तो अब मुझे चोर बनना पड़ा, क्योंकि पापी पेट सब कुछ कराता है। तो इस पापी पेट को भी तो पालना है हमें, और उसी वजह से हम जीविका, लाइवलीहुड की बात करते हैं। और मैथ्स के बिना क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? एक छोटा सा रेडी वाला, मैं कहती हूँ सबसे छोटा अगर कोई काम हो सकता है तो क्या हो सकता है? एक छोटा सा रेडी, एक छोटी सी शॉप हो, और एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बिना मैथ्स के क्या वो कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं वो, उनको हर चीज का ऐसा। आप सोचिए कि चलिए आप कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैथ्स कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक पेंटिंग बना रहा है बंदा, अपनी जीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए एक पेंटिंग बना रहा है। अगर उस पेंटिंग को भी वो बनाने के बाद बेचने का मूल्य तय करता है तो किस पे बेस्ड होता है? गणित पे। वो पहले हिसाब लगाएगा कि मार्केट पे ऐसी पेंटिंग्स की क्या वैल्यू चल रही है, यह हिसाब लगाएगा। तो गणित के थ्रू ही तो हिसाब लगाएगा, मैथमेटिक्स के थ्रू ही तो हिसाब लगाएगा। ऐसा तो है नहीं उसे सपना आएगा और वो समझ जाएगा। मैथमेटिक्स के थ्रू वो हिसाब लगाएगा, फिर वो ये देखेगा कि उसका खुद का कितना खर्चा आया,
अगर आप कोई चीज बेचेंगे तो कम से कम अपना खर्चा निकाल के उस पर प्रॉफिट पे ही तो बेचेंगे। ऐसा तो है नहीं ना कि आपने खुद 100 रुपए की चीज खरीदी, आप उसे मार्केट में 50 रुपए की बेच रहे हैं, तो फिर क्या कमा रहे हो? तो वो सब चीजें भी मैथ्स पे बेस्ड है। तो जीविका ये नैरो एम में आता है, ये दोनों हायर एम्स में आते हैं और ये नैरो एम में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट भी तो है। हायर एम्स आप तभी अचीव कर सकते हो जब आपके लोअर एम्स, नैरो एम्स अचीव हो रहे हो, संकीर्ण उद्देश्य आपने अचीव कर लिए हो। वही वाली बात है ना, अगर पेट पापी पेट नहीं पला होगा तो ये सारी की सारी वैल्यूज धरी की धरी रह जाएंगी, है ना। तो यही चीज है। अब इसके बाद अपने चौथे उस पे आ जाते हैं, कल्चरल वैल्यू। सांस्कृतिक वैल्यू। कल्चरल वैल्यू की अगर हम बात करें, एक चीज देखते जाइए कि सबसे पहले आपको मॉरल वैल्यू, साइकोलॉजिकल वैल्यूज, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलती है। अर्निंग लाइवलीहुड, ऑफ कोर्स सी बात है, ये चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप अनुशासित हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं, तो हो सकता है कि आपको शायद कुछ गलत करने की जरूरत भी ना पड़े, आपकी जीविका आपको आसानी से मिल जाए, है ना। तो ये दोनों से ये जुड़ा हुआ है। अब अगर आप अच्छी एक लाइवलीहुड ले रहे हो तो आपकी सांस्कृतिक कल्चरल वैल्यू यानी कि सांस्कृतिक मूल्य, और गणित की बात कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, संस्कृति हमारी किसके हिसाब से बनती है? संस्कृति का क्या मतलब है? कल्चर हमारा कैसे बनता है? इंडियन कल्चर क्या आज से 100 साल पहले भी ऐसे ही था जैसा आज है? अगर आज से 100 साल पहले भी ऐसा होता तो शायद जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूं, मुझे ये अलाउड भी ना होता। उस वक्त औरतें पर्दे में रहती थी, होता था ना। आप में से बहुत सारी लड़कियां होंगी। तो कल्चर में चेंज आया। कैसे चेंज आया? जैसे जैसे हमारे नैतिक मूल्यों का विकास हुआ, हमारे साइकोलॉजिकल, हमारे मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास हुआ, तो हमने थोड़ा थोड़ा समझा। उससे हमारे एक संस्कृति में, हमारी पूरे कल्चर में ही एक चेंज आता गया। आया कि नहीं आया? तो वही है एक तरीके से कल्चरल वैल्यू, कि अगर हमारे नैतिक मूल्यों का अच्छे से विकास हो रहा है, हमारे साइकोलॉजिकल वैल्यूज का अच्छे से विकास हो रहा है, ऊपर से हम एक अच्छा लाइवलीहुड। आप एक खुद सोचिए, आज के टाइम में मोस्टली लोगों का ऐसा, अब लड़कियां सपने देखती है ना कि हम भी कमाएंगे, हम भी पढ़ लिख के कुछ बनेंगे। क्या आप में से या आपके कोई जानने पहचानने में भी आपके सामने कोई ऐसी औरत है, ऐसी आपकी एज में ऐसे दोस्त है जो लड़कियां होके भी, या किसी कोई भी हो, लड़के भी हो बेशक, क्या वो ऐसा सोचते हैं कि यार पढ़ लिखना बस इसलिए है कि अपने घर वालों को पढ़ा सकूं बाद में, या पढ़ना लिखना तो बस इसलिए है कि जीवन में पढ़ना लिखना जरूरी है, मुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी, मैं तो आराम से घर बैठूंगा खाऊंगा, या मैं तो आराम से शादी करूंगी और गृहिणी बनूंगी। गृहिणी भी अनपढ़ नहीं, मैं बस पढ़ी लिखी गृहिणी बनना चाहती हूँ। कभी सुना है आप लोगों ने कि किसी लड़की ने कहा हो मैं बड़े होकर पढ़ी लिखी हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ? नहीं कहता कोई। क्यों नहीं कहता? ये कल्चरल वैल्यूज हमारी चेंज हो रही हैं अब धीरे धीरे। और वो चेंज कैसे हो रही है? क्योंकि हमारी हर चीज अब बदल रही है, हमारी हर चीज अब बदल रही है, हमारा परिवेश बदल रहा है, हमारे सोचने समझने की शक्तियां बदल रही हैं, हमारी तार्किक सोच बदल रही है। पहले बस इसलिए क्योंकि घर में काम कौन करेगा तो औरतों को घर में बांध दिया जाता था। फिर धीरे धीरे लोगों की सोच में ये बदलाव आया कि औरतों ने कहा हम घर का काम कर लेंगे लेकिन हमें बाहर जाने तो दो। फिर धीरे धीरे ये बदलाव आया। अब धीरे धीरे ऐसा भी बदलाव आ रहा है जब घर के मर्द ये कहते हैं अगर तुम बाहर जाके काम कर सकते हो तो हम घर में बैठ के तुम्हारा हाथ क्यों नहीं बटा सकते। तो ये क्या है? ये सब सोच में बदलाव आया है ना, सोच में बदलाव। तो वही है कल्चरल चेंज। इसमें मैथ्स में अगर आप पूरा एज अ होल है इसमें कि आप पूरे में बदलाव आया है, वो कैसे आया है? हमारी सोच के थ्रू। ठीक है, तो कल्चरल वैल्यूज में जो चेंज आता है वो भी गणित के थ्रू ही आता है कहीं ना कहीं। कल्चर में और भी तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सोसाइटी। कल्चर में एक तरीके का और भी आप चेंज देख सकते हैं। संस्कृति हमारी किस पे डिपेंड और करती है? किस पे और डिपेंड कर जाएगी हमारी संस्कृति?
हमारा कल्चर हमारे देश पे भी डिपेंड करेगा, हमारे एरिया पे डिपेंड करेगा कि हमारा एरिया कितना डेवलप्ड है ना। और वो डेवलपमेंट कैसे आती है कि देश के हिसाब से, यानी कि एरिया 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 मतलब कंट्री। अब एक चीज देखो, आज जो कंट्री कम डेवलप्ड है, अंडर डेवलपमेंट है, इंडिया ने तो चलो फिर भी किया है, आप थोड़ा और आगे पीछे जाके देखिए जो इंडिया से भी पिछड़े हुए देश है, उनके हालात और इंडिया के हालातों में कितना डिफरेंस है। या बाहर मत जाइए, आप यहीं पे देख लीजिए, एक दिल्ली जैसा शहर, यहां पे एक अलग तरीके का माहौल है। एक आप थोड़े और रिमोट एरियाज में चले जाइए, राजस्थान में, हरियाणा में आज भी नन्ही बच्चियों को मार देते हैं, पैदा होने से पहले मार देते हैं, कुछ ऐसा है वहां पे, क्योंकि सेक्स रेशियो में कितना डिफरेंस है। राजस्थान में आज भी बाल विवाह प्रचलन में है, कितनी सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा हर जगह है, राजस्थान में भी कुछ रिमोट एरियाज में, लेकिन वहां भी क्यों है? पहले तो पूरे में था, वो धीरे धीरे घट के रिमोट एरियाज में आ रहा है। तो ये सब क्या है? कल्चरल है एक्ट। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन एरियाज का भी तो विकास हो रहा है। और अगर इनका विकास हो रहा है तो वहां पे चेंज आ रहा है। और विकास किस बेस पे देखते हैं हम? मैथ्स के बेस पे देखते हैं। आपकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, आपकी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय आप कैसे देख सकते हैं? इसी के बेस पे तो देखते हैं कि नहीं देखते? तो यही तो है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। देश का डेवलपमेंट, आप कहेंगे हमारा देश एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की थर्ड सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इकोनॉमी है, तो वो किस बेस पे देख रहे हैं? लार्जेस्ट इकोनॉमी। कोई तो बेस होगा, और वो बेस किस पे निकल के आएगा? वो बेस निकल के आएगा आपकी मैथ्स पे। उसका जो बिल्कुल बेसिक होगा वो मैथ्स होगा, उसके ऊपर इकोनॉमिक चीजें जरूर लगी होंगी, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स लगे होंगे, लेकिन मैथ्स होगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं कल्चर में। इसके बाद आ जाती है सोसाइटी। ये देखिए, हमने एक बंदे की बात की, उसके मॉरल डेवलपमेंट, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिर एक अगर हमने बात की कि एक जीविका, लाइवलीहुड की बात की अगर हमने, तो उसमें कहीं ना कहीं एक परिवार भी आ सकता है कि भाई एक परिवार को पालने के लिए कोई जीविका आई। अब कल्चर, हमने एक पूरा एरिया कवर कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं सोसाइटी एंड मैथ्स, यानी कि समाज और गणित। ये भी तो आया, ये भी तो चेंज है। सोसाइटी पे कैसे फर्क पड़ेगा? खुद देखो, अगर एक सोसाइटी डेवलप्ड है तो डेवलप्ड किस स्पेस पे है? आज जापान के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके ऊपर 2 बड़े बड़े हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बम गिरे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन 100 साल या उतना ही कुछ हिसाब किताब है। तो आप ये बताइए, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरे, उन्होंने फिर भी अपनी सोसाइटी, अपने देश को फिर से टॉप पे पहुंचा दिया, और फिर अब वो डेवलप्ड में आता है, डेवलप्ड कंट्री में आता है जापान। क्या मतलब है? सोसाइटी किससे बनती है? लोगों से, पीपल से, लोगों से। और लोग अगर गणित या अच्छा से सब कुछ उनके नैतिक और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल मूल्यों का अगर विकसित है, तो उन्होंने अपनी पूरी सोसाइटी को डेवलप कर दिया। आप खुद देखिए, जापान के लोगों को, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। जापान के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम है, प्लस अनुशासित है। कभी सुना है आपने? जापान के लोग बहुत ज्यादा अनुशासित है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, वो उनको टाइम, एक एक मिनट की कद्र है, इसी वजह से वो डेवलप्ड है। वो लेट नहीं करते। वहां पे मैक्सिमम जो एक ट्रेन है ना, वो पता है कितना लेट होती है? यहाँ पे तो 18 घंटे लेट होती है, वहां पे 18 सेकंड मैक्सिमम। जो एक बार ट्रेन लेट हुई है वो 18 सेकंड हुई है। अगर यहाँ पे कोई सड़क टूट जाती है, कोई गड्ढा बन जाता है, आप 2 साल बाद भी वहां पे शायद देख सकते हैं। लेकिन जापान में यह आलम है कि वहां पे लैंडस्लाइड हुआ, इतना पूरी रोड में इतना बड़ा गड्ढा था, 2 घंटे में भर दिया गया वो।
मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रही हूँ, हमारा देश वैसे भी हो सकता है जापान से कई चीज़ों में बहुत अच्छा हो। मैं सिर्फ फिलहाल एक अनुशासन की बात कर रही हूँ कि वहाँ का जो अनुशासन है उसने इस देश को इतनी जल्दी डेवलपिंग से डेवलप्ड बना दिया। और वहाँ के लोगों ने, क्योंकि वहाँ के लोगों में मूल्यों का, उनके वहाँ की वैल्यूज बहुत बेटर हैं या थी, ठीक है। तो सिर्फ एक मूल्य अनुशासन के बेस पर उन्होंने अपनी कंट्री को इतना ऊपर पहुंचा दिया। तो आप खुद सोच के देखिए, जब इतने सारे लोगों ने, तो कहीं ना कहीं मैथ्स का रोल एक बेस पर तो आ ही गया ना, कि नॉर्मल लोगों ने अपनी तरक्की के बारे में सोचा तो पूरा देश तरक्की कर गया, है ना। तो ऐसे हम भी तो सोच सकते हैं। तो वही चीजें हैं, यहाँ पे फिलहाल मैथ्स की बात कर रहे थे हम, कि मैथ्स में सोसाइटी का भी बहुत रोल है। मैथ्स में सोसाइटी का और भी कई तरीके के रोल है, कि मैथ्स के हिसाब से ही तो आप हर चीज को देख पाते हैं, लेन देन कर पाते हैं, आप कितनी सारी चीजें कर पाते हैं ना मैथ्स के हिसाब से। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके पड़ोसी आए, वो शगन डाल के गए 101 रुपए का, 4 दिन बाद उनके घर में फंक्शन है, तो आप कैसे बात करते हो, हमारे घर में सिर्फ 101 का शगन दे के गया था, तो मैं भी उसको 101 से ऊपर का नहीं दूंगा। तो ये कहा, ये भी तो मैथ्स ही थी, ये भी तो गणित ही थी तुम्हारी। तो ये सब चीजें भी हैं। सोसाइटी, समाज में लेन देन करना, बड़े लेवल पे आ जाओ तो छोटी मोटी चीजों का अगर जब आप लेन देन करते हो, बाजार से कुछ खरीदते हो, चीजें खरीदते हो, आप अपने यहाँ तक कि बच्चों का करियर डिसाइड करते हो, तो किस बेस पे डिसाइड करते हो, आप अपना करियर किस बेस पे डिसाइड करके बैठे हो। मैं टीचर बनूंगा, मेरी कुछ इस हिसाब से तनख्वाह आएगी जो मेरी जीवन शैली है उसको सपोर्ट करने के लिए काफी है, ऐसे डिसाइड। अब एक बात सोच के देखो, जो एक अंबानी है या बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चे क्या वो सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के टीचर बन जाए? हो सकता है उनका पैशन हो, लेकिन उनका पैशन भी वो अमीरों की तरह पूरा करते हैं। वो सोचते हैं मैं अपने पापा से कहूंगी मैं बड़े होके, जब से मैं बड़े हो जाऊं, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं, मैं एक बड़ा सा स्कूल खोलूं, मैं खोलूं अपना स्कूल और वहां जाके मैं पढ़ाऊं। होता है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये मैथ्स के थ्रू ही तो आ रही है, कि बच्चों को पता है कि हम क्या आगे कर सकते हैं, हमारी जीवन शैली में कितने पैसों की जरूरत है, ये सब चीजें मैथ्स से आती है। यही चीजें थी आप लोगों की कम्युनिटी मैथमेटिक्स में, कि किस हिसाब से एक व्यक्ति से लेकर पूरी कम्युनिटी, पूरे देश पे मैथ्स किस हिसाब से प्रभाव डालता है। इसमें ऐसा, मैंने आपको फिर वही कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने कुछ नया समझा हो, कुछ नया सुना हो। ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो अब तो हमने सिर्फ उन्हें बायरफिकेट कर दिया कि कौन सी चीजें सोसाइटी है, कौन सी चीजें कल्चरल वैल्यू है, कौन सी चीज को हम मनोवैज्ञानिक मूल्य कहेंगे, किसको हम नैतिक मूल्य कहेंगे, किसे हम जीविका के लिए बात करेंगे, ठीक है ना। तो यही सब हमारी चीजें थी। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के मन में कोई सजेशन हो कल की क्लास के लिए, कि आपको कोई और टॉपिक हो, कहीं आपके मन में हो कि कुछ टॉपिक रह गया है, उसे करवाना है, तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और साथ ही बेशक कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के मुझे कह सकते हैं कि मैम ये चैप्टर या ये टॉपिक करवा दीजिए, ओके। और जहाँ तक बात है, आप लोगों में से मेरे पास आई है रिक्वेस्ट कि लोग चाहते हैं सीटेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक मैराथन लगा दी जाए। बिल्कुल लगाई जाएगी वो। नेक्स्ट वीक ही मैं प्लान कर लूंगी कि मैं सीटेट के पूरे क्वेश्चंस का, कुछ मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जिनके टाइप्स रिपीट हो रहे हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस की मैराथन लगवा दूंगी। लेकिन उससे पहले सॉरी, उससे पहले मैं आप लोगों को फिर भी एक बात बोलूंगी कि पूरे टॉपिक में से क्वेश्चंस निकालना ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, और एक हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालना ये एक अलग चीज है। तो बेशक हम वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने पिछले वाले क्वेश्चंस किए हैं उनको आप जरूर रिवाइज कीजिए। टॉपिक्स बेशक मत कीजिए, लेकिन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं तो मैंने पूरी कोशिश की है उस टॉपिक को फटाफट आपको रिवाइज करवाने की। तो बेशक आप टॉपिक्स ना करके, लेकिन पेपर 1 के हो चाहे पेपर 2 के हो, आप लोगों को वो क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। अगर आप लोग पेपर 1 दे रहे हैं तो ऐसा नहीं आप पेपर 2 के क्वेश्चंस छोड़ देंगे, आप उसे भी करेंगे। वो कहीं ना कहीं आपकी समझ बनाएगा। समझ में आया? तो वो चीज भी आप करके जाएंगे, ओके। सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।